अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरीद, आपने मुझे ये जो आज शो में बुलाया है, मैं देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इंतहाई नाजुक वक्त है हमारे मुल्क के लिए, और ये सब पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि इस वक्त मुल्क बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। जी सर। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखें, जो एहसान कोई किसी पे करे वो याद रखना चाहिए। आपका ये एहसान है कि आपने इस वक्त मुझे ऑनलाइन लिया है ताकि मैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने उन लोगों को जो इस वक्त बेचारे दुखी हैं, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो मुल्क के लिए फिक्रमंद हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से आपका ये खादम आपके लिए मुल्कों खज्जल हुआ है, और मैं मुल्क की बेहतरी के लिए मजीद खज्जल हो सकता हूँ। मुझे अपनी आवाम के लिए अगर साइकिल पे भी सऊदी अरब जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अगर मुझे किसी मोटरसाइकिल वाले को हाथ दे के लिफ्ट लेके जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। मैं अपनी आवाम के लिए हर काम करूंगा इंशाअल्लाह। मियाँ साहब, आपकी नीयत पर बिल्कुल शक नहीं है। आप एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट है पेरिस में, उसके सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए गए हुए हैं। नतीजा क्या निकला? मुख्तलिफ सरबराहान से आपने मुलाकात की, IMF के सरबराह से आपने मुलाकात की। ये फरीद, आपका बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको वजाहत से इसका जवाब दूंगा। देखिए, मैं अल्लाह के फजल से अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए गया था। इसलिए मैं ये कोई शिकायत नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब तो हमें देख के तो दूसरे ममालिक के सरबराहान का चेहरा उतर जाता है। एकदम उनके एक्सप्रेशन इस तरह हो जाते हैं जैसे आप अपने ससुराल में जाके बैठे तो आपका कोई शोखा साला आपकी नई गाड़ी की चाबी मांग ले और एहसान ये जता रहा हो कि जरा गाड़ी की चाबी दीजिए, मैंने आपके लिए बोतल लेने जाना है। भाई, कुछ खुदा का खौफ खाओ। 50 रुपए की बोतल तुमने मुझे पिलानी है और 500 का पेट्रोल तुमने मेरा जला देना है। इससे अच्छा तुम मुझे 50 नकद ही दे दो। उनके चेहरे बदल जाते हैं हमें देख के। हाँ फरीद, बिल्कुल ऐसे ही चेहरा उनका बदलता है जैसे आप अपने ऑफिस में बैठ के अपने खाने वाला टिफिन खोले ही तो साथ ही आपके दफ्तर में गोगा जी आ जाए। मियाँ साहब, आकर उनका ये रवैया ठीक ही तो है। कब तक हम मांग तांग कर गुजारा करते रहेंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर हमने इस हवाले से कोई हल निकालने की इंशाल्लाह शुरुआत कर दी है। हमने वो एपेक्स कमेटी बनाई है। ये मईशत की बहाली के लिए हमने एपेक्स कमेटी कायम की है, और उसमें फरीद, आप ये सुनकर इंशाल्लाह दिल से खुश होंगे। मुझे मालूम है कि आप बड़े कंट्री लवर आदमी हैं। उस कमेटी में फरीद, सऊदी अरब ने, UAE ने, कतर ने, बहरीन ने सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। आप देखिए, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम अपने मुल्क के अंदर, यहाँ अपने मुल्क में इतनी सरमायाकारी लेके आएंगे कि इंशाल्लाह मेरी आवाम को शलवारों में भी जेबें लगवानी पड़ेंगी। मियाँ साहब, ये आपने क्या मिसाल दे दी कि शलवारों में जेबें लगवानी पड़ेंगी लोगों को? फरीद, आप माशाल्लाह एक मॉडर्न आदमी हैं। आप कभी कपड़ा मार्केट में जाएं, आप कभी सरमायादारों के साथ आपका अगर उठना बैठना हो तो आपको पता चले कि जो रोज इतने नोट कमाते हैं उनकी जेबों में वो नोट पूरे नहीं आते, फिर वो शलवार को भी एक
बड़ी जेब लगवाती है। मियां साहब, शायद यही वजह है कि हमने आपको वहां देखा कि सऊदी वलीअहद के साथ आप राजो न्याज में मसरूफ नजर आए और कैमरे की आंख ने ये मंजर महफूज कर लिया। वाह, जी फरीद, आप चूंकि ये सब लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी ज़ुबानों पे उबूर रखता हूँ, वाह जी वाह। इसलिए ये सऊदी वलीअहद जो है हमारे बड़े प्यारे भाई हमारे मोहसन, वो जब मुझे देखते हैं तो वो शुक्र करते हैं कि कोई अपनी ज़ुबान जानने वाला किसी मुल्क का सरबराह भी मिला है। तो वो जब मेरे करीब आए, मैंने कहा या हमदर्दुन फाकिया नाल साडा रंग हो गया जरदुन। अल्लाह आपको रखे आबादुन, साडी थोड़ी जी कर दियो इमदादुन। मैंने उनसे ये भी दरख्वास्त की, मैंने कहा देखे ये जो दूसरे ममालिक के, इनको खुदारा इनको यकीन दिलाएं, इनको हमारा एतबार होना चाहिए। इनसे कहे कि मेहरबानी फरमाए बोली वाली कमेटी डाल ले, उसका नाम इंटरनेशनल बोली कमेटी रख ले, जो 20 करोड़ डॉलर पर मंथ और 20 साल के लिए अगर डाल ले, और आपकी मेहरबानी पहली कमेटी अगर हमें ले दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मियां साहब, फिर आपकी ये तजवीज़ उन्होंने मान ली? नहीं नहीं, एकदम तो वो नहीं माने। उन्होंने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया हैरानगी से। तो मैंने फिर जल्दी से कह दिया चलो पहली कमेटी तुसी ले लो, साडू दूसरी दे देना। तो उस पे उनकी हंसी निकल गई, कहने लगे देख ले मियां साहब, पहले आप खादमे अल्लाह के तौर पे मशहूर है, फिर आपको आवाम मासी कमेटी वाली कहना शुरू कर देंगे। वो फरीद साहब, मैंने आप जानते हैं अरबी माशाल्लाह इतनी अच्छी मैं बोलता हूँ कि वो कायल हो गए। वाह, अच्छा, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, हमने दिन रात एक किया हुआ है इस मईशत की बहाली के लिए। आप देखें इसहाक डार साहब सोना भूल गए हैं, खाना भूल गए हैं, नहाना भूल गए हैं, बाल बनाना भूल गए हैं। आप देखें कितने परेशान है वो इस मुल्क की मईशत के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। इसहाक डार साहब बेचारे दिन रात एक किए हुए हैं। वो तो आप उनका चेहरा देखें, उनका चेहरा वो दब लगे हुए आड़ू जैसा चेहरा हो गया उनका। ये कोई इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी पेटी में आराम करते हैं, सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो फिक्रमंद है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए। हम लोगों ने दिन रात एक किया हुआ है। अल्लाह के बेपाया करम के साथ इंशाल्लाह हम इस मुल्क को इस मुश्किल से निकाल के रहेंगे। वाह मियां साहब, कुछ खुदा का खौफ करें। यानी आप कह रहे हैं इसहाक डार साहब खाना भूल गए, पीना भूल गए, सोना भूल गए, लेकिन सहाफी ने सवाल किया मैशत के हवाले से, IMF के हवाले से, तो थप्पड़ जड़ दिया सहाफी को। ये क्या बात है? देखे आप खुदारा, मैं पहले मैं खुद माफी चाहता हूँ। आप मीडिया वालों से अगर कोई नाराज हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर ये देखे मैं फरीद साहब यहाँ ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप ये भी तो देखें कि ये वाकया हुआ क्यों। इतनी मुश्किल से वो मईशत चला रहे हैं। आप देखें, अगर आप हमारी भाभी को आप गाड़ी ड्राइव करना सिखा रहे हो और वो पहली दफा अगर गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे और गाड़ी चलानी शुरू करे तो आप उनको टोकना शुरू कर दे, बार बार समझाना शुरू कर दे, तो आपका वो हमारी बहन का क्या हाल होगा। अभी यही हाल है इसहाक डार साहब का। वो जो मईशत को ड्राइव कर रहे हैं, इस वक्त बड़ा खौफ है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ड्राइवर नया स्टीयरिंग पे बैठे और उसे टोकना और समझाना शुरू कर दिया जाए। मियां साहब, मगर डार साहब कोई नए ड्राइवर तो नहीं है मईशत के। आप सब लोग कहते हैं कि वो बहुत एक्सपर्ट हैं। देखे
आप आज जाके आज जाके आप हमारी भाभी को, बहन हमारी को पूछिएगा कि आपको गाड़ी चलानी आती है, वो कहेंगे आपसे अच्छी आती है। ये क्या बात कर दी मियां साहब, कहाँ की मिसाल कहाँ लाके आप जोड़ रहे हैं? देखें, ये मिसाल इसलिए दी है कि जिस तरह खातून खाना जिसने घर चलाना होता है, वो जिस तरह खामद के सामने हार नहीं मानती, इसी तरह हुकूमत को भी अवाम के सामने हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा मियां साहब, खातून से याद आया, आपने अपने दौरे में आपकी जो प्रोटोकॉल, इसलिए मैंने उस खातून से छतरी छीन ली और खुद पकड़ ली कि फरीद साहब, ये सोशल मीडिया बहुत 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 डाढ़ा है। अगर वो खातून मेरे सर पे छतरी लेके साथ जा रही होती तो सोशल मीडिया ने मीम्स बनाना शुरू कर देनी थी। एक छतरी और हम हैं दो, भीगने दो भाई भीगने दो। मियाँ साहब जितनी मर्जी एहतियात कर ले, मीडिया नहीं छोड़ता। मियां साहब, मीडिया पर कल भी एक बड़ी मजे की खबर चल रही थी आपसे मुताल्लिक कि आपने इस्लामी बैंक के सरबराह को मीठे आम भिजवाने का वादा किया है। देखिए फरीद साहब, एक बात याद रखिएगा, हमारी ये जो लूली लंगड़ी मईशत है, इसको लंगड़े अंब नहीं बचाना है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जरा हुकूमत इधर उधर हो लेने दो। अगले दौर में जो आ रहा है ना स्कैंडल, वो गड़ियों को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, सोने का स्कैंडल, सोने का। अच्छा यार, मैं आज ये सोच रहा हूँ कि सियासी सूरत हाल इतनी पेचीदा हो चुकी है कि गरीब आदमी महंगाई की तकलीफ भी भूल चुका है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, गरीब आदमी की तो चीखें निकल गई हैं, बल्कि कुर्बानी का बकरा इतना महंगा हो गया कि उसकी पहुंच से दूर हो गया है। हुकूमत को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए सर। या कुर्बानी के बकरे की क्या बात करते हो? यानी कुर्बानी तो आदमी तब करे ना जब उसकी कुव्वत खरीद हो, जब उसकी इतनी परचेजिंग पावर हो। या दो वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रहा है, लोग सब्जी तरकारी बाकी बुनियादी जो अशिया जरूरी है उनको लेने के लिए सोच रहे हैं। ऊपर से बिजली गैस के जो बिल है, होशरुबा बिल, यानी उसमें लोगों के होश उड़ गए हैं बिल्कुल। सर उसका तो पता है। चाचे ने बकरा ले लिया सर। अल्लाह खैर। आवाज तो बकरे की आ रही है। ओ बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकरा नहीं लिया, जी? मैं अंदर बैठ के खुद बकरे की आवाजें निकालता रहा। ये क्यों चाचा? वो यार महल्ले वाले बार बार पूछते हैं कि चाचा जी बकरा नहीं लिया, चाचा जी बकरा नहीं लिया। उनको क्या बताऊं, चाचा आटा ले या बकरा ले। बकरे की आवाज कैसेट में रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्डर लगा दे चाचा। ये खुद कभी कभी अंदर बैठ के कर देता हूँ। वैसे चाचा जी गुस्सा ना करना, ताड़े वाला वर्गे दुंबे आए बहुत सोने। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा इसलिए नहीं आता मार्केट में कि शायद हलाल नहीं है। इतना बेजान बकरा करना भी गुनाह होता है। अच्छा, आपको एक ऐसी मुखबरी बताने लगा हूं कि आप कहेंगे ये क्या बता दिया है। मैं कान बंद कर लूं? कान क्यों बंद करने हैं, सुनना फिर नासों की तरफ से है। ये जो इस दौर में सबसे बड़ा स्कैंडल बना था ना घड़ियों का, जरा हुकूमत इधर उधर हो लेने दो। अगले दौर में जो आ रहा है ना स्कैंडल, वो घड़ियों को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, सोने का स्कैंडल, सोने का। ये सोने वाला नहीं नहीं, ये सोने वाला, ये सोने वाला, ये सोने वाला, जिसे उर्दू अदब में गोल्ड कहते हैं। अच्छा, गोल्ड स्कैंडल। जी हाँ, गोल्ड स्कैंडल आना है, आइंदा देखिएगा आप। अच्छा जी। जो कि मुखबर ये बताता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, हाँ जी, इसमें एक मिनिस्टर हैं और जाहिर है सोने का मामला है तो लेडी मिनिस्टर है। नाम जो मुझसे पूछेगा उसे मैं बकरे की तरह टोड मारूंगा। मुझे मालूम है। एक लेडी मिनिस्टर साहबा ने
काफी सारा सोना दुबई पहुंचाया है। और आप ये जानते ही हैं माशाल्लाह, आप सीनियर सहाफी हैं कि एजेंसियां इस तरह की रिपोर्टें बनाती रहती हैं। वो जब इस तरह के कोई स्कैंडल देखती हैं तो फौरन फाइल में महफूज कर लेती हैं। वाह वाह वाह। ये जरा हुकूमत इधर उधर हो लेने दो, वो जब फाइल खुलनी है ना तो आगे इनाड़ा सोना पड़ा होगा। वो सोना मिनिस्टर साहबा ने पहुंचा दिया दुबई में। अब मुखबर कहता है कि ये नहीं समझ आ रही कि दुबई सोना उन्होंने पहुंचाया क्यों है। अब पता नहीं उन्होंने यहाँ से सजे खब्बे किया है इसलिए, या उधर उन्होंने किसी को कोई गिफ्ट भेजा है, या वैसे ही महफूज कर लिया है। बहरहाल सोना स्कैंडल अगले दौर में आना है। एक और मुखबरी सुनाता चलूं। जी जी जी। सुनाए, आपके मुंह से इतनी अच्छी लगती है। माशाल्लाह, ये बड़ी खुशी होती है कि तुम किसी के मुंह को रिकॉग्नाइज करते हो। ये चल सब पहली मुखबरी बड़ी महंगी थी, कोई सस्ती मुखबरी सुनाई। सस्ती की तेन गंडेरियां दी मुखबरी सुनावा। 2.5 किलो गंडेरियां लेके कोई स्पेन मफरूर हो गया। ये मुखबरी सुनना चाहते हो, और उथे जाके फिकियां निकल आईयां। यार मकबरियां सुनाने दो चाचा को, बड़ी मजेदार मकबरियां हैं। देखे पाकिस्तान की सियासत के अंदर खानदान जो है, सियासत के हवाले से खानदान जिन्हें सियासी खानदान कहा जाता है, वो बड़े अहम है। हाँ जी। और बहुत सारे हैं, मगर चंद बड़े खानदानों में से एक चौधरी साहिबान का खानदान है। बड़ा शोरों होगा है कि आपस में पाट गए हैं, लड़ पड़े हैं, ये है वो है। जी जी। मुखबर कहता है कि भाई जी ये याद रखें, जो दूसरी नस्ल है ना, जो इस वक्त बुजुर्ग हैं, पहली नस्ल तो ज़ौहरलाई साहब थे, दूसरी नस्ल के जो बुजुर्ग हैं वो भी आपस में नहीं लड़े। वो अभी भी दिलों से एक ही हैं। जो तीसरी नस्ल है ना, असल उन्होंने फसाद डाला हुआ है। उनकी वजह से ये वाले भी लड़ रहे हैं, ये भी सजे खबे हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं, वो मिलने के लिए गए हैं जेल में चौधरी परवेज लाई साहब को। जी जी। मुखबर बताता है कि आज भी ये ज़हन में रखें, चौधरी शुजात साहब यही समझते हैं कि परवेज लाई साहब काफ लीग में ही है, और ये सिर्फ अपने बच्चे की वजह से वो तरीके इंसाफ के साथ लटके हुए हैं। जैसे बस भरी हो तो बंदा एक पीछे लटका नहीं होता। मुखबर बता रहा है कि चौधरी शुजात साहब, आप ये देखें कि जेल में साथ सालक साहब को क्यों लेके गए थे अपने बेटे को। इसलिए कि सालक की और मूनस की तू मैं है। अच्छा। सालक को इसलिए लेके गए थे कि बंदा बन, ये तुम्हारा बुजुर्ग है। वाह। और चौधरी साहब ने सालक को साथ ले जाके ये वाजे किया है परवेज लाई साहब के ऊपर कि काफ लीग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वाह रे वाह। और मुखबर ये कहता है कि उस दिन से परवेज लाई साहब भी सोची पड़े हुए हैं। जेल के अंदर सोचना ही तो होता है। सही बात है। और परवेज साहब जेल में बैठ के कोई एफएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे, सियासत के हवाले से ही सोच रहे हैं ना। बल्कि मुखबर ने जो असल मुखबरी बताने लगा हूं, ये बताया है कि मुझे जब ये पता चला कि चौधरी सरवर साहब को ये सदर बनाने लगे हैं, तो मुखबर कहता है कि मैंने कहा भाई जी ये कभी नहीं होगा, सीट खाली रहेगी। चौधरी शुजात साहब के बाद अगर कोई सदर बन सकता है तो वो सिर्फ परवेज लाई साहब। इसीलिए मुखबर कहता है कि चौधरी सरवर साहब को फिर पंजाब की सदारत दी गई है। काफ लीग पाकिस्तान की सदारत नहीं दी गई।
वो कहता है कि चौधरी सरवर साहब को काफ लीग की सदारत देना ऐसे ही है कि काफ लीग बंदा उन्होंने हाथ च फड़ा दे। और ऐसा वो होने नहीं देंगे। ऐसा वो होने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी रखनी अपने खानदान के अंदर। तो चाचा सीआईडी जी मुखबरियां छो तो बकरा ले लो, ये तो पहले बै बै करके गला ही ना बह जाए। मलेदार ये ना समझन के चाचे का बकरा मर गया है। ओ यार तुम्हें बकरे की पड़ी हुई है। आपको एक और मुखबरी सुनाता हूँ। चाचा जी हूटर बज रहा है, मेरे ख्याल पुलिस आ गई है। चाचा को आपने भगा दिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई डिमांड है सिगरेट की, हम तो उस हिसाब से बेचिए मेरे बाबू। राजू पान साहब, राजू का पान लबों की शान। लबों की शान पे लगा के बेचते हो? नहीं बाबू, शान शान शान, जो फिल्म स्टार शान है वो। ओदे कोलों भी हमें क्षेत्र न घालवी। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक मिनट भाई जी, पहले ये तो बताएं कि ये कौन से परिंदे हैं? इधर वाला लग रहा है परिंदा मुझे, उधर वाला तो कच्चू कुमा लग रहा है। और बाबू अदब से बात करो, तुम जानते नहीं हम कौन है? कौन है जी ये भाई साहब? बताता हूँ। खबर पढ़ी है तुमने अजीजी? कौन सी? यार खबर ये है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में, सिर्फ 10 दिनों में कस्टम इंटेलिजेंस ने 30 करोड़ रुपए मालियत के स्मगल शुदा सिगरेट के पैकेट्स पर उन्होंने छापा मारा और कब्जे में ले लिए। ये सिगरेट और पान फरोश स्मगल शुदा सिगरेट्स बेच रहे हैं, जिससे मुल्क की खजाने को करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ, ये खबर तो मैंने पढ़ी है। मैं भी कहूँ, मैं तो बराए फरोख्त के इश्तिहार तक सारा पढ़ता हूँ। ये जो सिगरेट पान बेचने वालों ने जुलूस निकाला था, एहतजाज किया था। एहतजाज कर रहे हैं कि जी छापे क्यों मारे जा रहे हैं, और इसीलिए आज इन दो लोगों को हमने बुलाया। ये दोनों पान और सिगरेट फरोश हैं। ले छापे क्यों मारे जा रहे हैं इतने तुम लाडले? भाईजान, जो हमारी दुकान से 1-2 पैकेट फरोख्त होता है, क्या उसी पे करोड़ों का टैक्स है? बाकी लोगों को देखें क्यों उस्ताद जी? हाँ बिल्कुल। बात ये है भाईजान कि जब आप लोगों को पता है कि ये स्मगल शुदा सिगरेट हैं, हाँ। आप खरीदते क्यों हैं? और बाबू आप उस वक्त से उन लोगों को पकड़ो ना जो समग्र चीज बेचते हैं। ओ यार, उन तक भी पहुंचेंगे। पहले तो माल बरामद किया है ना उन्होंने। मसला ये है कि आप सबको ये पता होता है, और ये स्मगल शुदा जो सिगरेट है ना जी, इंपोर्टेड सिगरेट, जी। इसमें चालाकी क्या ये करते हैं, ये पहले 300 या 400 वाली डब्बी जो बेच रहे होते हैं ना, जब इनको पता होता है ना कि इसके अब काफी गाहक बन गए हैं, हाँ। फिर उसको बेशक 1000 की बेचें, को पूछने वाला ही नहीं इनको। अच्छा, और वो मखसूस ग्राहकों को बेचते हैं, खामोशी के साथ बेचते हैं, और फिर ये कहते हैं हम पे छापे भी ना मारें। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्मगल करके लाए जाते हैं। हाँ। अजीजी, एक शुगर और एक स्मगलिंग, ये हमारे में घुस गई और बहुत हो गई। जी 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 जी, आप सही फरमा रहे हैं गौरी साहब। आटा स्मगलिंग, पेट्रोल स्मगलिंग, अब ये सिगरेट भी स्मगलिंग। और भाई डिमांड है सिगरेट की, हम तो उस हिसाब से बेचिए मेरे बाबू। राजू पान साहब, राजू का पान लबों की शान। लबों की शान पे लगा के बेचते हो? नहीं बाबू, शान शान शान, जो फिल्म स्टार शान है वो। ओदे कोलों भी हमें क्षेत्र न घालवी। इतना वो अच्छा हीरो है हमारा, उसको तुम शान बना दी। पता है क्या बात है जी। देखो, चोर सोना चोरी करता है या मोबाइल चोरी करता है, हाँ। जब वो दुकानदार के आगे बेचने जाता है तो सुनियारे को ये तो पता होना चाहिए कि भाई जी जो सोना है वो इतने लाख का तोला है, मैं इससे अगर आधी कीमत पे ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं? एग्जैक्टली। जी जी जी, आपने ये एग्जैक्टली कहा कि मेरी बात में वजन डाल दिया। बहुत ज्यादा ये वजन डाल आपका जो एग्जैक्टली है ना, ये असल में वट्टे हैं, वट्टे। ये वजन बढ़ा देते हैं। आप देखें कि सस्ता सोना सिर्फ इसलिए ये खरीदते हैं कि इनको भी पता होता है कि ये चोर है। बिल्कुल। और ये चोरी का माल है। बल्कि कई चोर जो है ना जी, वो पेट उनके अपना क्या कहते हैं, सप्लायर होते हैं। वो चोरी के अच्छा, सोने का अब ये हो गया हुआ है कि इस शहर से चोरी करते हैं, जाके दूर किसी और शहर में बेच देते हैं। जी। अब मसला ये है कि जब पकड़े जाते हैं, जब उनको कोट पड़ती है, तो वो बताते हैं जी सोना मैंने फलां जगह बेच दिया है। हाँ। बरामद तो कराना होता है माल। हाँ जी। वो फिर जब उस सुनियारे तक पहुंचते हैं तो वो आगे से यही कलपता है जो ये कलप रहे हैं। जिसने बिल्कुल। चोरी किया उसको पकड़े, मैंने तो उससे मोल खरीदा है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं अजीज, ये तो बड़ी आसानी के साथ ये कह रहे हैं हमें क्यों पकड़ रहे हैं, जिम्मेदार ये भी हैं। लेकिन वजारत खजाना की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को
जो सालाना माशी नुकसान उठाना पड़ रहा है ये गैर कानूनी और स्मगल शुदा सिगरेट्स की वजह से, जी। ये 250 अरब रुपए का है। हेलो ए, छोटी सी दुकान है मेरी, 50 अरब मेरे पे डाल दो यार। 250 अरब 250 अरब 250 अरब का नुकसान सिर्फ गवर्नमेंट को हो रहा है। 250 अरब तू घर कभी अरबी नहीं पकाई होनी। और देखो नुकसान कितना हो रहा है, 250 अरब। और भाई ठीक है, तुझे सिगरेट का शौक नहीं है, डर उस वक्त से जब तुझे सिगरेट की लत लग गई, फिर तूने डब्बी सामने रख के कहना है मुझे तो तेरी लत लग गई, मुझे तो तेरी लो जी। हाँ, वैसे दीदी तुम पान खाते ना तो प्रॉब्लम होनी थी, बड़े ऊपर से थूक फेंकना पड़ता था। वैसे यार गौरी हद करते हो तुम भी। स्मगलिंग का स्यापा पड़ा हुआ और तुम्हें पान की पचकार की पड़ी हुई है। बात ये है कि जो स्मगलिंग वाला माल है ना, जो इधर आता है, नाजायज माल जिसे हम कह सकते हैं, उससे आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा होता है, मुल्क का वो बहुत बड़ा नुकसान है। ये एक बकायदा पढ़ा लिखा आदमी जिसने टाई भी लगाई हुई है और जिसने उस टाई के अंदर से मुंह निकाला हुआ है, वो तुम्हें बता रहा है कि कितने अरब का नुकसान हुआ है। और कटिंग भी फरीद साहब ने जून जुलाई के हिसाब से कराई है। ना तुम उसकी कटिंग का मान रख रहे हो, ना तुम्हें उसकी टाई से दहशत आ रही है, तुम तो अपना स्यापा डाल के मैं यहाँ- भाई दुकान ही बंद कर देता हूँ, वहां राजू शिकंजवी लगा लेता हूँ मैं। और बता दे तू बिल्कुल लगा ले, बिल्कुल शिकंजवी लगा ले और हाथ धो के बेचना शिकंजवी लो। और उसमें भी ये चीनी नहीं डालेगा, स्क्रीन वाली बेचेगा ये देखो, ये देखो। ये ना समझो कि हमारे पास सिर्फ सिगरेट एक्सपर्ट हैं, हमारे पास खुराक एक्सपर्ट भी है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हॉकी फेडरेशन ने हमारा वो जो सेगमेंट था प्रोग्राम का, उसको देखकर तो फौरी तौर पे नोटिस लिया अच्छा। और उनको 1 करोड़ 30 लाख का चेक जो है वो इशू कर दिया। ख़वातीन और हज़रात, जी। हमने अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने हुकामे बाला की तवज्जो मबजूल करवाई थी इस इशू की तरफ कि जो हॉकी के हमारे कोच थे जिनका ताल्लुक हॉलैंड से था, जी। वो छोड़ गए थे इस नाराजगी की वजह से, जिसे नाराजी कहते हैं, हाँ जी। कि उनको 1 साल की तनख्वाह नहीं मिली थी। बड़ा टाइम है, 1 साल तक तनख्वाह ना मिलना, बंदा कैसे गुजारा करेगा। हाँ जी, और हमने बताया था कि उनकी बेगम जो है वो उनको फोन के ऊपर बड़ी तू मैं कर रही है कि पैसे नहीं भेजने थे, घर वापस आ। तो वो हॉकी फेडरेशन ने हमारा वो जो सेगमेंट था प्रोग्राम का, उसको देखकर तो फौरी तौर पे नोटिस लिया अच्छा। और उनको 1 करोड़ 30 लाख का चेक जो है वो इशू कर दिया। ये बहुत शुक्रिया हॉकी फेडरेशन वालों का। उन्होंने फिर बताया भी मुझे कि भाई जी उन्हें चेक में लगे जे ਤੁਹਾਡੇ अंग्रेज फ्रेंड नू। और मैं कहा भाई जी साडा फ्रेंड नहीं, हमारी इज्जत और हमारे मुल्क की वकार का मसला होता है। बिल्कुल। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में अल्लाह के फजल से अगर सियासत को या कोई समाजी किसी इशू को टच करते हैं तो सिर्फ उस वक्त करते हैं जब हमें ये पता होता है कि इसमें हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हमारे वतन का, इज्जत का मसला है। हाँ जी। अजीज, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, वैसे मैं समझता हूँ। हाँ, मगर चलो उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने उनकी तवज्जो जब पड़ी तो उन्होंने फौरी तौर पे वो कर दिया। हाँ। एक गल। जी जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप ये जहन में रखा करें कि हम लोग जो हैं, हम अपने प्रोग्राम में अल्लाह के फजल से जितनी भी ऐसे इशू हमने उठाए, और उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमारा प्रोग्राम देख के फौरी तौर पे हल किया गया, हाँ जी। उसमें हम थैंक यू कहना जरूर बड़ा जरूरी समझते हैं। हम समझते हैं कि चलो अगर किसी को एहसास हुआ है तो ये भी उसकी मेहरबानी। बिल्कुल। गोरे को नहीं पता होगा कि इस वजह से मिले मुझे पैसे। अन्य गोरे को ना पता हो यार, हमारे मुल्क की इज्जत तो बनी है ना। हुण गोरा जाके महल्ले अपने च डेविड परचून वाले नूं ते नहीं ना कहेगा कि बड़ा पाकिस्तानी है, मैनूं खज्जल
की अब वो जब अंडे लेने जाएगा सवेरे ब्रेकफास्ट के लिए हाँ। तो वो बेचारा अंडे उधर लेके तो थे गुस्से च तोड़ेगा नहीं अंडे लेके नाल कहेगा कि यार पैसे मिल गए हन मैंने बड़ा वधिया काम करके तो सारा कर्जा भी लथ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा यहाँ पे मैं एक और शाबाश देना चाहता हूँ और आवाम को बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को जी। कि खुशी की खबर ये है कि हमारे एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं एहसान शाहिद साहब, अच्छा उनको किंग चार्ल्स की तरफ से ब्रिटिश एम्पायर मेडल दिया गया। अरे वाह। हाँ जी हाँ जी। और वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है और अवार्ड उनको उनकी एक समाजी खिदमत की वजह से दिया गया है। अच्छा। लंदन में एक इलाका है हंसलो, एहसान साहब ने वहां पे मुस्लिम हैंड्स ओपन किचन के नाम से एक लंगर शुरू किया हुआ है। जी 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 जी। वो उधर खाना देते हैं और मुफ्त खाना देते हैं। जो नहीं इस्तात रखते और भूखे हैं वो उधर आके खाना खाते हैं और क्या? सैकड़ों लोग खाते हैं और आज तक लाखों लोग उनके उस किचन से मुस्तफीद हो चुके हैं, अपना पेट भर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह की जो मिसालें हमारे दूसरे ममालिक में मौजूद हैं ये हमारे लिए बड़े फख्र का बायस हैं और ये हमें मोटिवेट भी करते हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन होता है उससे, कम से कम पाकिस्तान को अगर किसी पाकिस्तानी को इतना बड़ा अवार्ड और वो भी पहली बार मिले तो यकीनन ये एक फख्र की बात है। जी जी, वेल डन एहसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत में इजाफा किया है। अजीजी साहब नाल है गोगे नु समझा छड़ो 4 लाख दी टिकट ला के ते उत्थे 2 रोटियां खान ना टुर जे। यार तुम क्यों गोगे को छेड़ते हो? गोगा एक स्मार्ट आदमी है, उन्होंने इतने रोटियां दा थोड़े इधर थोड़े लंगर खाने हैं, हाँ जी, जगह जगह पे लंगर हर खाने। दरबार दा गद्दी नशीन दा यार बन गए हैं। अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस जरूर करना चाहता हूँ कि अभी वो प्रिंस दाऊद और उनका बेटा जो आप दोस्त में फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सोशल मीडिया के ऊपर ना जी उन पे बड़ी मनफी तनकीद की जा रही है। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, असल में वाकया वो जो कश्ती वाला हुआ है जिसमें सैकड़ों लोग डूब गए हैं और वो मेहनत करने के लिए जा रहे थे, उसको और उसको बाकायदा ना जी रख के कंपैरिजन करना शुरू हुआ, जोड़ा जा रहा है उसको। जोड़ा जा रहा है। मैं ये दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि खुदा वास्ते हर बात को मनफी तरफ ही नहीं लेके जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जहाँ वो फौत हो गए हैं बेचारे, उनके भी घर वाले हैं, उनके बच्चे और भी होंगे, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ भी होंगी, उनकी दिलाजारी ना करें, उनका दिल ना दुखाएं, वो पहले ही बड़े सख्त टेंशन में होंगे। दूसरी बात ये है कि कंपैरिजन ये कर रहे हैं जी कि एक तरफ देखे करोड़ों रुपया लगा के अय्याशी करने गए थे और फौत हो गए हैं, डूब गए। एक तरफ ये कह रहे हैं जी कि 30-40 लाख दे के बेचारे मेहनत करने जा रहे थे तो डूब गए। उनकी अपनी ज़रूरत थी बेचारों की जो मेहनत करने के लिए जा रहे थे, जो एक गलत तरीका है। उनका कसूर से ज़्यादा हुकूमत का कसूर है जो इस काम को रोक नहीं रही। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ये इन्होंने इतने करोड़ों के टिकट लेके वहाँ पे गए तो क्यों गए अय्याशी करने, ऐसे ना कहें। हो सकता है वो अपने उस मालो दौलत से इसी तरह करोड़ों की अरबों की खैरात भी करते हों। अजीजी करते हैं, यानी मैं ये बता दूं कि दाऊद फाउंडेशन एक है और वहाँ पे वो इसी तरीके से तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी के शोबे में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। लोग तो इस तरीके से तनकीद कर रहे हैं कि जी क्या ज़रूरत थी, लेकिन शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में कितनी खिदमात हैं और कितनी रिसर्च के लिए पैसा दिया उन्होंने। हाँ, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर उनके पास इतनी दौलत अल्लाह ने दी हुई है कि वो बीच में वो ये काम भी कर रहे हैं, इस टूर पे गए हैं, तो क्या यार इस पे ज़रूरत है इस वक्त मनफी बोलने की। मैं उसकी ये एक मिसाल ये देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ना जी एक प्रोग्राम चलता था, उसमें हम उम्रे की टिकट दिया करते थे हमारे चैनल की तरफ से। 2 उम्रे की टिकटें रोज़ निकलती थी इनाम के तौर पे, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था तो उसमें टिकटें दी जाती थी। तो मुझे एक दोस्त ने फ़ोन करके कहा कि आप चैनल के जो मालकान हैं, अदारा है जो आपका इंतज़ामिया, उनसे कहें कि खुदा के वास्ते ये जो 2 टिकटें ये देते हैं अपना उम्रे के लिए,
तो ये लोगों को खैरात के लिए या रमज़ान में अफ्तारी का इसमें बंदोबस्त कर दें। अच्छा, मैंने बात कर दी, हाँ जी। मैंने कहा यार ये सोच इसकी ठीक है। पता चला कि जी अफ्तारी भी चैनल की तरफ से हज़ारों लोगों को करवाई जा रही है। अगर उसके बाद ये उम्रे का भी एक सिलसिला चलाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो इस पे मनफी ना सोचें। मैं सिर्फ दरख्वास्त ये करनी चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से भी, और हम सब लोगों को भी ये रियलाइज होना चाहिए जी। कि हर चीज़ को खुदा वास्ते, अल्लाह वास्ते, हर चीज़ के अंदर से, हर इशू के अंदर से मस्बत पहलू ढूंढें, बिल्कुल। उसके अंदर से अच्छाई ढूंढें। बिल्कुल। हमें आदत पड़ गई है सिर्फ बुराई करने की, सिर्फ मनफी सोचने की, सिर्फ मनफी तनकीद की। अल्लाह ताला हमें इस अपनी आदत से महफूज रखे और हमारी आदत ये बदल दे और हमें माफ़ी दे दे। आमीन। और नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। वाह वाह वाह, ये बात है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।